आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वेव्स के टॉपिक में नेक्स्ट एक टॉपिक आता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में ये जितने मैंने यहाँ पे बच्चों इफेक्ट्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे इफेक्ट्स एक एक करके हम देखेंगे, समझेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं कि दिस साउंड इज अ डैश वेव, कंप्रेशनल वेव। साउंड वेव डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ, कल हमने पढ़ा था, पोलराइजेशन। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम भी लिख सकते हैं, और इसको स्पेस भी लिख सकते हैं। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम? वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकता, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। साउंड वेव रिक्वायर्स अ डैश टू ट्रेवल थ्रू, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। Longitudinal waves cannot travel through. Longitudinal waves cannot travel through vacuum. Sound cannot travel in, again, vacuum. तो कई तरह से वैक्यूम का क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड? द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी बोथ ए एंड बी। ये जो लाउडनेस होती है ये एम्पलीट्यूड ही पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चंद क्वेश्चंस के बाद अब हम आते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का, वो है इलास्टिसिटी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वेयर इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, किसी भी अप्लाइड स्ट्रेस के नतीजे में जिस बॉडी में स्ट्रेन सबसे कम प्रोड्यूस होगा उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी। हम अगर कंपैरिजन करें इलास्टिसिटी का, तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स ग्रेटर होती है लिक्विड से, और लिक्विड्स की ग्रेटर होती है गैसेस से। तो यहां से चूंकि साफ वाजे है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स आर ग्रेटर देन गैसेस। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड्स में होती है। ये जो टेबल आपकी बुक पर बना हुआ है, इस टेबल में सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, तीनों तरह के मटेरियल्स हैं। गैसेस में ये हमारे पास एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्चुअली कितनी स्पीड ऑफ साउंड है? 332। बट रिमेंबर दैट दिस स्पीड ऑफ साउंड 332 इज एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगी कैटेगरी स्पीड ऑफ साउंड की ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर आपकी बुक में इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन एन ऑब्जर्वर सेंसेस द ग्राउंड ट्रेमर एंड देन हेयर्स द एक्सप्लोजन। कि पहले वो ग्राउंड में सेंस करता है उसकी धमक को कह लें, उसके वाइब्रेशन को कह लें, और बाद में हवा में वो एक्सप्लोजन सुनता है। तो ग्राउंड क्या है? सॉलिड। हवा क्या है? गैस। सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो सॉलिड में स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगी, और गैस में स्पीड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम होगी। सो अगेन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी। तो द स्पीड ऑफ साउंड वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, नहीं जी, वो तो डिपेंड करता है। ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, नहीं, ओनली नहीं करता। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, बिल्कुल नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, नो। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ठीक है, यहाँ पे हम अब इसको भी क्रॉस कर देंगे बेसिकली, तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। इसके बाद बच्चों हम आते हैं फ्रीक्वेंसीज पर। फ्रीक्वेंसी, तीन तरह की फ्रीक्वेंसीज, अकोस्टिक फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक। हमारी जो हियरिंग रेंज है 20 से 20,000 तक की, ये हमारी अकोस्टिक रेंज या ऑडिबल रेंज भी हम इसको कह सकते हैं। तो ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। अब वो फ्रीक्वेंसीज जो लेस देन 20 हर्ट्ज हैं उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो मोर देन 20 किलो हर्ट्ज हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और ये 200 मेगा हर्ट्ज तक और इससे भी कुछ ज्यादा लिमिट तक जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये तो होगी फ्रीक्वेंसीज। अब देखो हमारी जो ऑडिबल रेंज है, जैसे हमारे पास 20 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी 20, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी?
20,000 हर्ट्ज। तो अब आप सबने एक काम करना है, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है एट एस टी पी वो 332 मीटर्स पर सेकेंड है। तो आपने एस टी पी पे चेक करना है कि 20 हर्ट्ज वाली जो वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। लेमडा इज इक्वल टू वी बाय एफ से सॉल्व करना है इसको। 332 यहाँ पे लिख लेना, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और 20,000 वाली की भी वेवलेंथ फाइंड करना वी बाय एफ से, दैट 332 डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, तो ये दोनों काम आपने सॉल्व करके अपने पास रख लेने हैं ताकि आपको फ्रीक्वेंसी रेंज भी पता चल जाए और वेवलेंथ रेंज भी पता चल जाए। तो द ऑडिबल रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज ये 20 किलो हर्ट्ज से ऑनवर्ड चली जाती हैं। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर मिनट, नहीं मिनट नहीं, यहाँ पे सेकंड आता तो फिर आंसर ठीक था। 10 वाइब्रेशंस पर मिनट, नॉट एट ऑल। 60 वाइब्रेशंस पर मिनट का मतलब है कि 60 वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, इट मीन्स 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। सो सी कुड बी द राइट आंसर, और सी ही राइट आंसर है क्योंकि 600 पे जाके फिर डाटा खराब हो जाएगा। तो हर्ट्ज स्टैंड्स फॉर पर सेकेंड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद अब एक सिंपल सा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। फर्ज करें एक रेस लगी है और ये फिनिश लाइन है, और उस रेस में इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी भी हिस्सा ले रही है जिसकी वेवलेंथ लेमडा सबसे ज़्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ और भी कम हो जाएगी। तो अब आप सब बच्चे ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि इन तीनों में से कौन सी वेव जो है ये रेस जीत सकती है, इंफ्रासोनिक वाली, ऑडिबल वाली, या अल्ट्रासोनिक वाली। जल्दी से आंसर कर। अल्ट्रासोनिक वाली रेस जीत सकती है, दैट्स गुड। एनी अदर ऑप्शन? इंफ्रासोनिक वाली, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, टांगे लंबी लंबी हैं, वो रेस जीत सकती है। लेकिन बच्चों, मजे की बात यह है इनमें से कोई भी रेस नहीं जीतेगा, ये तीनों एट ए टाइम फिनिश लाइन पर पहुंचेंगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड एक मीडियम में, एक जैसे मीडियम में इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो चूंकि ये जिस मीडियम से ट्रेवल कर रही है उसकी इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, सो ऑल दीज थ्री वेव्स विल रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस। इसके बाद हम आते हैं न्यूटन और लैपलास के आइडियाज पर। इसमें ये दो टेबल्स फिल करना बहुत जरूरी है। न्यूटन ने जब स्पीड ऑफ साउंड की डेरिवेशन की तो उसने जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एज्यूम किया था वो क्या था भला? आइसोथर्मल प्रोसेस। और लेप्लास ने क्या एज्यूम किया था? एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में कांस्टेंट क्या रहता है? टेम्परेचर। एडियाबैटिक में कांस्टेंट क्या रहता है? नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद जो न्यूटन ने फॉर्मूला डिराइव किया था दैट वाज अंडर रूट प्रेशर ओवर डेंसिटी, और लेप्लास ने जो डिराइव किया था दैट वाज अंडर रूट ऑफ गैमा पी ओवर डेंसिटी। अब P यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101,325, डेंसिटी यहाँ पर 1.29 डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर है, इसका अंडर रूट लिया गया तो न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड आई थी बच्चों 280 मीटर पर सेकेंड, और लेप्लास के अकॉर्डिंग स्पीड आई थी 333 मीटर्स पर सेकेंड। अब 333 वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू है जो 332 है, ठीक है। और उसके बाद के इन दोनों वैल्यूज में आखिर एरर कितना है? तो 333 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 333, तो ये तकरीबन 16% एरर है बच्चों इस वैल्यू में जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ये वाला काम आप ना भी करें, आप सिर्फ इतना याद रख लें कि दोनों रीडिंग्स में, दोनों वैल्यूज में कितने परसेंट फर्क है, तो 16% डिफरेंस है न्यूटन और लैप्लास इक्वेशन में। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपने याद रखना है उसने कौन सा प्रोसेस एज्यूम किया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इजम्पशंस ये थर्मोडायनेमिक इजम्पशन है, इनको हम थर्मोडायनेमिक में दोबारा जाके देखेंगे। उससे हटकर आपने, ये तीन टाइप्स ऑफ गैसेज होती हैं, मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक जैसे हीलियम है,
सिंगल एटम की सूरत में एग्जिस्ट करती है। डायटोमिक जैसे O2 है, N2 है, ठीक है, H2 है, वो गैसेस जो डबल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट कर रही हैं। और हवा का जो मेजर कंटेंट है वो यही गैसेस बना रही होती हैं, इसीलिए हम एयर के लिए गैमा की वैल्यू क्या यूज करते हैं, 1.4। इसके बाद बच्चों अगर हम आ जाते हैं इस फॉर्मूला पर, अंडर रूट गैमा पी ओवर डेंसिटी, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली 332 340। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ी सी ज्यादा स्पीड लिखी है वो टेम्परेचर का ज्यादा होना भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ भी जाती है। अब इस ऑप्शन को मैं आप बच्चों पर एज अ चैलेंज छोड़ रहा हूँ कि आपने 330 या चले 340 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और फिर मेरे साथ आंसर शेयर करके मुझे बताना है कि इज दैट करेक्ट आंसर और नॉट। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर। हवा हर जगह मौजूद है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, बट थर्मोडायनामिक्स में एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वेयर्ड, कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है। सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इट विल आल्सो इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द गैस such that the ratio of pressure and density will remain constant in this situation. So अगर हम सिंपली प्रेशर को इंक्रीज करें तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, द रेशियो विल रिमेन सेम। और सेम रहने की वजह से डू रिमेंबर के देर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन सवाल कैसे आएगा, जवाब कैसे देना है? सवाल आएगा एट 1 atmospheric pressure the speed of sound is V0, then at 3 atmospheric pressure the speed of sound will become। तो कोई बिकम नहीं भाईजान, वो वी नॉट थी वी नॉट ही रहेगी, क्योंकि प्रेशर चेंज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन तो ओनली ऑप्शन इज प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड? नन, प्रेशर है ही नहीं इसमें, बाकी सारे इफेक्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। velocity of sound is not affected by the change in pressure। the velocity of sound in gas is independent of, again the answer is pressure। ठीक है, तो यहां पर आगे हम बढ़ते हैं लाइट एंड साउंड वेव्स। चलिए, लाइट एंड साउंड वेव्स, बोथ आर मैकेनिकल वेव्स? नहीं। बोथ नीड मटेरियल मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नहीं चाहिए होता। बोथ कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाइट कैन ट्रेवल बट साउंड कैन नॉट, आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। एक ही बात फिर ठीक बैठती है। अच्छा जी, ये बाकी कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपने खुद करने हैं। यहाँ पर एक बड़ा मजे का फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड को हम फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं। एक होती है आरएमएस स्पीड, गैस के मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड, वो हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ 3 RT/M, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ गैमा पी ओवर डेंसिटी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, P इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय V, ठीक है। अब अगर इस P की जगह हम V साउंड में ये लिख दें अंडर रूट ऑफ गैमा लिखे, और P की जगह लिख दें आर टी डिवाइडेड बाय V, तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम मास ओवर वॉल्यूम भी तो लिख सकते हैं ना, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो V साउंड है उसमें बच्चों देखो हमारे पास V साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा आर टी बाय एम आर है। लेकिन हमें तो आर एम एस अगर बनाना है तो 3 इंट्रोड्यूस करना है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो अब देखो हम लिख सकते हैं कि वी साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा बाय 3, इसमें से बाहर निकाल लो और बाकी सारा फैक्टर दोबारा लिख दो 3 RT/M। तो हम स्पीड ऑफ साउंड को अंडर रूट गैमा बाय 3 के फैक्टर इंट्रोड्यूस करके
RMS स्पीड ऑफ गैस के साथ इसका रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बस एक जनरल साइड इंफॉर्मेशन के तौर पे ध्यान में रख लो कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको हम RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर भाईजान को रखना है कांस्टेंट, तो फिर आपके पास जो स्पीड का रिलेशन आएगा डेंसिटी के साथ वो आएगा इनवर्स। अब लाइट एंड हैवी गैस, हॉट एंड कोल्ड गैस, ड्राई एंड मॉइस्ट एयर, इन तीन बेसिस पे हम स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ लेते हैं। लाइट और हैवी पे आ जाओ, तो डेंसिटी की जगह ना आप लोग मास को भी या मोलर मास को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करें कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, तो 1/√2 द मोलर मास, 1/√32 द मोलर मास। ठीक है, अब आगे देखो 1/√2, और इसको हम 1/4√2 भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, यकीनन जेन में आ रहा होगा, तो 32 को 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लिख ही सकते हैं। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, तो मैंने ठीक लिखा था ना, 4/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसल, तो आंसर आ रहा है 4:1। 4 किसके नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन के। 1 किसके नीचे आ रहा है, ऑक्सीजन के। तो किस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस देयर विल बी मोर स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन देन द स्पीड इन ऑक्सीजन। तो लाइटर गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, हैवियर गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। अब आ जाते हैं हॉट एंड कोल्ड पे। तो डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर। इसका रिवर्स इफेक्ट कर दो, तो स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर। तो साउंड जो है वो हॉट एयर में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा। अब आ जाते हैं ड्राई और मॉइस्ट एयर पर। तो ड्राई एयर जो होती है बच्चों, ड्राई एयर उसकी डेंसिटी 1.29 होती है, जबकि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी तकरीबन 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ड्राई की डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर शुड बी लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर, यानी देयर विल बी मोर स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर देन द ड्राई एयर। तो मुझे सब बच्चे कंफर्म कर दें, ये डेंसिटी बेस्ड इफेक्ट आपको समझ आ गए सबको। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इसमें लाइट एंड हैवी गैस है, हॉट एंड कोल्ड गैस है, ड्राई एंड मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में ज्यादा होती है बनिस्बत ड्राई एयर के। हाँ नहीं बच्चों, मेक अ कंफर्मेशन मैसेज ताकि हम आगे बढ़े। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बच्चों दो तरह के इफेक्ट्स आते हैं, एक लो टेम्परेचर के लिए और एक हाई टेम्परेचर के लिए। ये जो पहला फॉर्मूला आपके पास लिखा है VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T, इसको आप 332 प्लस 0.61T भी लिख सकते हैं। इसमें जो T है उसके बारे में प्रिकॉशंस ये है कि इसको आपने डिग्री सेल्सियस में ही पुट करना है, केल्विन में चेंज नहीं करना। और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस आप इसमें पुट कर सकते हैं, इससे आगे ये एक्यूरेट आंसर्स नहीं देता। ज्यादा इसमें फेमस क्वेश्चन आता है फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे ये VT है 332 है प्लस 0.61 है, तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री का इजाफा हुआ तो यहाँ पे 1 पुट कर देना, 2 डिग्री का इजाफा हुआ तो 2 पुट कर देना। अब 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 0.61 ही रहेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा हुआ 0.61 का। तो सवाल आएगा फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। और उससे अगली बात, इसी फॉर्मूला में आपने काम करना है कि हमारे रूम टेम्परेचर जो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, आपने उस पर खुद से ये स्पीड कैलकुलेट करनी है। करना सिर्फ इतना है कि इस T की जगह पे आपने 25 पुट कर देना। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला जो हाई टेम्परेचर चेंजेस के लिए। ये फॉर्मूला किस तरीके से पूछा जाता है, आपको सवाल आता है कि एक सर्टन टेम्परेचर पर
T1 टेम्परेचर पर, लेट्स से वो T1 0 डिग्री सेल्सियस है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है v। बताएं वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर स्पीड ऑफ साउंड पहले से दुगनी हो जाएगी। एक बात पे ध्यान देंगे आप, ये 332 है ना, तो ये 332 से 0.61 की एडिशन होने का मतलब ये तो नहीं है कि स्पीड डबल हो रही है, थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा। टू टेम्परेचर कर देंगे तो 332 से 334 हो जाएगा, थ्री कर देंगे तो 335 हो जाएगा, मतलब एक एक डिजिट करके बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या कि स्पीड इतनी हो जाए कि वो 332 से भाई सीधी 664 हो जाए। ऐसा कब होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है? तो आपने V2/V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1 से पहले ये बात ध्यान में रखे कि इसको केल्विन में चेंज करना लाजमी है। ठीक है, तो केल्विन में चेंज करके आप इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि आपको इतना लंबा काम करना ही ना पड़े। तो V2/V1 का अगर हम देखें तो हमने V2 को 2 टाइम्स ऑफ V करना है, जो पहले स्पीड V है उसका डबल, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2, ये हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय T1। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1, क्या ले लें, दोनों तरफ स्केल ले लें, 4 इज इक्वल टू T2/T1, तो बच्चों T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 टेम्परेचर। अब T2 को हम लिख लेते हैं 2 स्क्वेयर T1। अब 2 स्क्वेयर T1 का मतलब ये है, हमने स्पीड को क्या किया था, डबल, तो टेम्परेचर फाइंड हुआ डबल का स्केयर T1। अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड ऑफ साउंड 3 टाइम्स हो जाए तो आप लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स का स्क्वेयर इंटू टेम्परेचर T1। तो आप इसको जनरलाइज कर लेंगे, T2 इज इक्वल टू N² T1 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपकी बुक में एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस। 2 टाइम्स लिखा है ना, तो मैं फटाफट शॉर्टकट लगा दूंगा, T2 इज इक्वल टू N² T1। अब N मतलब 2 का स्केयर, T1 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री में 273 ऐड करो क्या हो जाएगा, 283। तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय 283। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 283 का जो आंसर है बुक पे दिया हुआ वो 1132 केल्विन्स में है। तो केल्विन में आंसर लिखा हो तो ये फाइंड करके बता देना, लेकिन अगर आंसर लिखा हो डिग्री सेल्सियस में तो इसी में से -273 कर देना, यानी 1132 -273, तो ये तकरीबन 859 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास दोनों इफेक्ट्स, टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी और डेंसिटी का भी। तो यहाँ पर आगे इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। ये मैंने कल आपको ये वाला इफेक्ट समझाया भी था, लाइट और साउंड का, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि जो लाइट है वो जब एंटर होगी एयर से वाटर में तो उसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज, और उसकी वेवलेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज, और इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यही काम जब साउंड वेव करेगी तो साउंड की स्पीड इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी, एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे जाएगा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, इसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, साथ नोट्स हैं, वो मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, तो आप सब बच्चों ने इनको प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट ओके?